दोस्तों, यदि आपके पास में सिंगल फेस का मोटर है और उस मोटर का यदि कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो उस कैपेसिटर को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। अब यदि रिप्लेस करने जाते हो और वहाँ पे देखते हो कि कैपेसिटर के ऊपर में जो डिटेल लिखा हुआ है, वो मिट चुका है। अब यहाँ पे आपको नहीं मालूम कि जो पुराना वाला कैपेसिटर था, उसका वैल्यू कितना था। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि आखिर हमें यहाँ पे एक मोटर के लिए कितना वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है। तो किस प्रकार से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन करेंगे और किस प्रकार से कैपेसिटर का वैल्यू को पता करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हमारा सिंगल फेज का मोटर होता है, उसके साथ में कैपेसिटर लगा होता है। अब कैपेसिटर क्यों लगा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, सिंगल फेज मोटर जो होता है ना, वो मोटर हमारा सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। यदि आप उस मोटर को सिंगल फेज का पावर सप्लाई डायरेक्टली दे देते हो, तो ऑटोमेटिकली घूमेगा नहीं। घुमाने के लिए हमें यहाँ पे इस वाले शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा। जब तक इसको घुमाएंगे नहीं, तब तक हमारा मोटर चालू नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगता है, कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का काम करता है। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब कि जो उसको पावर चाहिए घुमाने के लिए, वो घुमाने का पावर हमारा ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों देखोगे, सिंगल फेज का मोटर जो होता है, उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि आप देखोगे, एक सिंगल फेज की मोटर में यहाँ पे दो वाइंडिंग है, एक तो रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग के साथ में आप देखोगे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का काम होगा मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। ठीक है। अब ये जो मोटर है, इस मोटर में केवल एक सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा रनिंग कैपेसिटर है और रनिंग कैपेसिटर हमारा हमेशा मोटर के साथ में कनेक्ट रहेगा और मोटर को रन करवाते रहेगा। लेकिन किसी-किसी मोटर में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 2 कैपेसिटर भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस वाले मोटर में 2 कैपेसिटर लगाया गया है। यदि आपके मोटर में 2 कैपेसिटर लगाया जाता है और यदि आप वहाँ पे देखते हो कि एक कैपेसिटर का वैल्यू कम है और दूसरे कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा है, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि जिस कैपेसिटर का वैल्यू छोटा है, मतलब कि कम है, वो कैपेसिटर हमारा रनिंग कैपेसिटर है और जिस कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा है, वो कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। मतलब कि आप यहाँ पे ये समझो कि यदि आपके पास में ऐसा मोटर है जिसके साथ में लोड कनेक्ट किया जाएगा और उसको चालू करने के लिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है और उस कैपेसिटर को हम बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम होता है केवल मोटर को चालू करने के टाइम पे स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना। मोटर जैसे ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये जो कैपेसिटर होता है ना, स्टार्ट कैपेसिटर, उस कैपेसिटर का काम खत्म। अब उसका काम खत्म करने के लिए, काम खत्म मतलब कि जल नहीं गया, उसको सर्किट से हम अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं, उसके लिए इस वाले मोटर के पीछे में जो यहाँ पे शाफ्ट होता है ना, वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। इसके अलावा यदि हम कोई कंट्रोल पैनल बनाते हैं, तो उस कंट्रोल पैनल में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को बाईपास करने के लिए रिले का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर किसी प्रकार का सर्किट बना देते हैं। जैसे कि सबमर्सिबल पंप स्टार्टर देखोगे, तो वहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन होती है ना, पुश बटन के पीछे में 2 एलिमेंट लगाते हैं। एक एलिमेंट तो स्टार्टिंग का प्रोवाइड करता है, पावर सप्लाई, और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है ना, उसको पावर सप्लाई देता है। मतलब कि जब तक हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे, तब तक ही पावर सप्लाई वो प्रोवाइड करता है, उसके बाद पावर सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देता है। इतना चीज़ें आपको पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये पता करते हैं कि रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर यदि हमारा खराब हो जाता है या फिर हमें किसी मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर को लगाना है, तो उसका वैल्यू जो है, उस वैल्यू को कैसे पता करेंगे? देखिए, वैल्यू को पता करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला में कहा गया है कि जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को पता करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पावर मालूम करना पड़ेगा। पावर क्या होता है? आपको मालूम है, मोटर जो होता है, उस मोटर का जो कैपेसिटी होती है, उसको हम यहाँ पे पावर से डिनोट करते हैं। मतलब कि मोटर हमारा कितना रेटिंग का है, कितने किलोवाट का है, कितना हॉर्स पावर का है, उसको हम पावर में बोलते हैं। और यहाँ पे पावर का वैल्यू ना हमारा हॉर्स पावर में भी हो सकता है या फिर किलोवाट में भी हो सकता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में कहा गया है आपको यहाँ पे वैल्यू वाट में लिखना है। मतलब कि आपको यहाँ पे हॉर्स पावर यदि वैल्यू मालूम है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 746 से। इसके बाद यदि आपको मोटर का रेटिंग किलोवाट में पता है, तो इस कंडीशन में आप सिंपली यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका जो वैल्यू है, वो वैल्यू डायरेक्टली वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमें इफिशिएंसी भी पता करना पड़ेगा, साथ ही साथ में यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मोटर का पावर रेटिंग क्या है।
पावर रेटिंग हम सबसे पहले पता करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एफिशिएंसी को पता करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1000 है तो 1000 तो हम सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, मतलब कि जो हमारा सिंगल फेज का मोटर है, उस सिंगल फेज के मोटर को रन करवाने के लिए कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, उस वोल्टेज को पता करना पड़ेगा। मोस्टली कंडीशन में जो हमारा सिंगल फेज का मोटर होता है 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो वही वोल्टेज आपका यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, मोटर जो होता है उस मोटर के डाटा शीट पे या फिर सॉरी डाटा प्लेट पे यदि आप देखोगे तो वहां पे आपको वहां पे सिंपली वोल्टेज लिखा हुआ मिल जाएगा, उस वोल्टेज को देख लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मालूम होना चाहिए। वैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको इसको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे 50 लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला का पूरा डिटेल मैंने लिख दिया हो, आप चाहो तो यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमारे पास में एक हॉर्स पावर का एक मोटर है सिंगल फेज वाली, और उस मोटर का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे पास में जो मोटर है, उस मोटर का पावर रेटिंग 1 एचपी है, जो कि 746 वाट हो जाता है। इफिशिएंसी इसका 0.8 है, वोल्टेज इसका 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज का बताया जा रहा है। अब इस डिटेल का इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पे एक कैपेसिटर का वैल्यू पता करना है। कौन सा कैपेसिटर? तो यहाँ पे हमें रनिंग वाली जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखिए, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया और टाइम को बचाने के लिए। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए यदि आप इस वैल्यू का कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास में आंसर आएगा डायरेक्टली 25 माइक्रोफैराड। 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसे मोटर के लिए जिसका पावर रेटिंग 1 हॉर्स पावर है। मतलब कि 1 एचपी का मोटर जो होता है, उस मोटर का यदि पूरा रेटिंग इस प्रकार से दिया गया है, जहां पे इफिशिएंसी 0.8 बताया गया है, वोल्टेज 220 वोल्ट बताया गया है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बताया गया है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इस्तेमाल करना होगा, रनिंग वाली। मतलब कि मोटर के साथ में जो कंटिन्यूअसली कैपेसिटर कनेक्ट होगा, वो कैपेसिटर आपका केवल 25 माइक्रोफैराड का होना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है ना, उस कैपेसिटर को हमें यहाँ पे उस समय के बाद रिमूव करना पड़ता है। कब रिमूव करना पड़ता है? तो मैंने आपको बताया हूँ, जब मोटर जो होता है ना, उस मोटर का परसेंटेज, क्या परसेंटेज? तो स्पीड जो होता है ना, उसका जो स्पीड होगा, वो स्पीड यदि 75 से लेके 80% तक पहुंच जाए, तो उस समय हमें कैपेसिटर को अलग करना होता है। कौन से कैपेसिटर को अलग करेंगे? तो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है, उस कैपेसिटर को हम वहां से अलग कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे यदि हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू पता करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे एक काम करिए, जो आपने रनिंग कैपेसिटर पता किए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बोला गया है कि हमारा जो रनिंग कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का जो भी वैल्यू आएगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रनिंग कैपेसिटर कैसे आप पता करोगे, उसी कैपेसिटर को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करोगे? तो आप सिंपली यहाँ पे 2 या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यदि आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर पता करना है, तो आप यहाँ पे 2 इंटू जो आपका रनिंग कैपेसिटर है, जैसे कि सी रन लिखा हुआ है, उस कैपेसिटर के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 इंटू पिछला आंसर जो आया था 25, 25 उसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50। मतलब कि 50 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू रखना चाहते हो, ये हो गया आपका लो वैल्यू, ठीक है। एक होता है कम वैल्यू, एक होता है ज्यादा। मिनिमम कितना रख सकते हो, मैक्सिमम कितना रख सकते हो? तो मिनिमम तो आपको पता चल गया, 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आप लगा सकते हो। अब यदि आप इस वैल्यू का कैपेसिटर लगाए और आप देख रहे हो कि मोटर जो है ना, वो अच्छे तरीके से रन नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क कम मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से यदि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? यहाँ पे 3 इंटू 25 आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिंपली हमारा 75। 75 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसका वैल्यू तो 25 माइक्रोफ़ैराड आया। अब उसी कैपेसिटर के ज़रिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी पता कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना होगा, वहाँ पे 2 से या फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनिमम वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों का वैल्यू क्या आया था, क्या फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किए थे, मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे इसको रिवाइज़ कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जो आज का क्लास था, इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।